आज हम 1935 में छपे एक ऐसे नॉवल की बात करने वाले हैं जिसने, मैं कहूँगा, भारतीय अंग्रेजी साहित्य का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ। नॉवल का नाम है अनटचेबल और इसे लिखा था मुल्क राज आनंद ने। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पर हुई काफी गहरी स्टडी और नोट्स का एक पुलिंदा है जी। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि आखिर एक लड़के बाखा के जीवन के सिर्फ एक दिन की कहानी भारतीय साहित्य का इतना बड़ा मील का पत्थर कैसे बन गई। सही बात है। मतलब इसमें ऐसा क्या था कि ये नॉवल आज भी उतना ही जरूरी और बेचैन करने वाला लगता है। चलिए इन नोट्स के जरिए इस नॉवल की दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है कि उस दौर में जब ज्यादातर भारतीय लेखक अंग्रेजी में लिख भी रहे थे तो वो अक्सर पौराणिक कथाओं या राजघरानों तक ही सीमित थे। हाँ, सही कहा। अनटचेबल जैसे नॉवेल का आना एक धमाके जैसा था। इसने पहली बार समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े इंसान की रोजमर्रा की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सामने रख दिया। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि मुल्क राज आनंद, राजा राव और आर.के. नारायण को भारतीय अंग्रेजी कथा साहित्य की त्रिमूर्ति कहा जाता है। हाँ। ये सिर्फ एक अच्छा सा नाम है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण था? नहीं, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी क्रांति का प्रतीक है। इन तीनों ने मिलकर एक तरह से भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी। अच्छा। उनका मकसद था कि भारत की असली कहानियां दुनिया तक पहुंचे, गरीबी की, जाति व्यवस्था की, आजादी के संघर्ष की। बिल्कुल। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो पश्चिम को बता सकें कि ब्रिटिश राज के चमक दमक वाले दावों के पीछे का असली भारत कैसा दिखता है। और यहीं पर मुल्क राज आनंद सबसे अलग खड़े दिखते हैं। हमारे नोट्स बताते हैं कि उन पर मार्क्सवाद और गांधी जी के विचारों का बहुत गहरा असर था। ये दो अलग अलग विचारधाराएं उनके लेखन में कैसे साथ आईं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, आनंद ने इंग्लैंड में पढ़ाई की थी जहां वो मार्क्सवादी विचारधारा के संपर्क में आए। उन्होंने सीखा कि समाज में शोषण की जड़ें वो आर्थिक और सामाजिक ढांचे में होती हैं। और दूसरी तरफ गांधी जी थे। हाँ, वहीं दूसरी तरफ भारत में गांधी जी नैतिक और आध्यात्मिक बदलाव की बात कर रहे थे। तो आनंद ने इन दोनों विचारों को मिलाया। वो मानते थे कि साहित्य का काम सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि अन्याय को उजागर करना है। हाँ, समाज को आईना दिखाना है। इसीलिए उनकी कलम बहुत तीखी, सीधी और यथार्थवादी थी। और इसी यथार्थवाद की सबसे बड़ी मिसाल है अनटचेबल। बिल्कुल। इसके शीर्षक पर ही आते हैं। अनटचेबल, अछूत, ये शब्द ही अपने आप में कितना भारी और हिंसक लगता है। बहुत ज्यादा। सोचिए, आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी पूरी शख्सियत को मिटाकर सिर्फ एक शब्द चिपका दिया जाए। सिर्फ एक लेबल, अछूत। हाँ। नॉवल का नायक बाखा एक नौजवान लड़का है। उसके सपने हैं, गुस्सा है, अपनी ख्वाहिशें हैं, लेकिन दुनिया के लिए वो सिर्फ एक लेबल है। यही इस शीर्षक की सबसे बड़ी क्रूरता है कि ये इंसान को उसकी इंसानियत से ही छीन लेता है। और जो बात इसे और भी असरदार बनाती है वो ये है कि ये पूरी कहानी सिर्फ एक दिन में घटती है। हाँ। सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा क्यों? एक दिन में ऐसा क्या हो जाता है? उस एक दिन में बाखा के साथ वो सब कुछ होता है जो वो शायद अपनी पूरी जिंदगी से झेलता आ रहा है। कहानी का जो सबसे बड़ा मोड़ है वो बाजार वाला हादसा। हाँ, जब वो बाजार में गलती से एक ऊंची जाति के आदमी को छू लेता है और फिर हंगामा हो जाता है। बिल्कुल। जो गालियां और अपमान उसे सहना पड़ता है वो एक घटना नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था का, क्या कहते हैं, निचोड़ है। सही। उस एक दिन में हम उसकी लाचारी, उसके अंदर उबलता गुस्सा और उसकी उलझन को महसूस करते हैं। आनंद ने एक दिन की कहानी चुनकर उस मनोवैज्ञानिक बोझ को कई गुना बढ़ा दिया है। और इस एक दिन की कहानी को इतना असरदार बनाने वाला किरदार खुद बाखा है। वो सिर्फ एक लाचार शिकार नहीं है ना, उसके अंदर भी एक आग है, एक कश्मकश है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बाखा इस कहानी का दिल है। वो अपने पिता लाखा की तरह नहीं है जिन्होंने इस व्यवस्था को अपनी किस्मत मान लिया। हाँ, मानकर स्वीकार कर लिया है। बाखा सवाल करता है। वो अंग्रेजों की तरह पैंट शर्ट पहनना चाहता है, उनकी तरह जीना चाहता है। वो इस पहचान से आजाद होना चाहता है। बिल्कुल। उसके अंदर एक अजीब कश्मकश है, परंपरा और आधुनिकता के बीच, गुलामी और आजादी की चाहत के बीच। और सिर्फ बाखा ही नहीं, दूसरे किरदार भी बहुत अहम हैं। जी, जैसे उसकी बहन सोहिनी, हाँ, जिसका पुजारी यौन शोषण करने की कोशिश करता है। वो ये दिखाती है कि इस व्यवस्था में औरतें, खासकर दलित औरतें, दोहरे शोषण का शिकार थीं। ये बात बहुत दिलचस्प है।
मतलब आनंद सिर्फ जाति व्यवस्था को नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे पाखंड को भी उजागर कर रहे थे। ठीक यही। वो पंडित कालीनाथ जो सुहिनी से छेड़छाड़ करता है और फिर उसी पर अशुद्ध होने का आरोप लगाता है, उफ, ये पाखंड का सबसे बड़ा उदाहरण है। आनंद ये दिखा रहे हैं कि ये व्यवस्था नैतिकता पर नहीं बल्कि सिर्फ ताकत और नियंत्रण पर आधारित है। ऊंची जाति का होना आपको कुछ भी करने का लाइसेंस दे देता है। उपन्यास में एक सीन है जहां बाखा को सड़क पर चलते हुए चिल्लाना पड़ता है, पोश पोश स्वीपर आ रहा है। हाँ, ताकि कोई उसे छू ना ले। सोचिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये रोजाना किसी की आत्मा को कुचलने जैसा है। ये सामाजिक यथार्थवाद जो शब्द बार बार हमारी नोट्स में आ रहा है, सुनने में बहुत भारी लगता है। हाँ, लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझ लीजिए कि आनंद एक फोटोग्राफर की तरह है, बिना किसी फिल्टर के। अच्छा। वो समाज की कोई खूबसूरत तस्वीर नहीं खींच रहे, वो गंदगी, बदबू, अपमान और हर उस भावना को जस का तस दिखा रहे हैं जो बाखा महसूस करता है। कोई लाग लपेटने, कोई हीरो विलन वाली कहानी नहीं, बस कड़वी सच्चाई। इसीलिए जब कोई इसे पढ़ता है तो उसे गुस्सा आता है, वो बेचैन होता है, क्योंकि ये नॉवेल आपको आराम से बैठने नहीं देता। और कहानी में बाखा के दिमाग में जो कुछ चल रहा है, हाँ, उसे भी आनंद ने बहुत करीब से दिखाया है। हमारे स्रोतों में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या चेतना प्रवाह तकनीक का जिक्र है। हाँ, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत हल्का है लेकिन बहुत असरदार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि लेखक आपको सीधे किरदार के दिमाग के अंदर ले जाता है। आप उसके अधूरे विचार, उसकी यादें, उसका अचानक आने वाला गुस्सा, सब कुछ सीधे महसूस करते हैं। हम बाखा को सिर्फ बाहर से नहीं देखते। नहीं, हम उसके अंदर की उथल पुथल के गवाह बन जाते हैं। ये तकनीक उसे एक शिकार से ज्यादा एक जटिल इंसान बनाती है। पर नॉवल सिर्फ समस्या दिखाकर नहीं छोड़ता। जैसा कि हमारे नोट्स बताते हैं, आनंद समाधान की भी तलाश करते हैं। और यहीं पर गांधी जी की एंट्री होती है। हाँ, दिन के आखिर में बाखा एक भीड़ में पहुंचता है जहां गांधी जी भाषण दे रहे होते हैं। गांधी जी छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक बताते हैं और कहते हैं कि इसे खत्म होना चाहिए। वो दलितों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान कहते हैं और ऊंची जातियों से अपना दिल बदलने की अपील करते हैं। जी, बाखा के लिए ये एक उम्मीद की किरण की तरह है। पर क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब जिस धर्म की व्यवस्था ने इतना जुल्म किया, आनंद उसी के अंदर समाधान ढूंढने की बात पर पूरी तरह यकीन कर पाए होंगे? नहीं। हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि वो इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं आनंद की महानता दिखती है। अच्छा। वो गांधी का सम्मान करते हैं लेकिन उन्हें एक क्या कहते हैं सेक्रेड काउ नहीं बनाते हैं। नॉवेल में वो 3 संभावित रास्ते दिखाते हैं। पहला है ईसाई धर्म, जहां एक मिशनरी बाखा को धर्म बदलने का लालच देता है। लेकिन बाखा को लगता है कि वहां भी उसे बराबरी नहीं मिलेगी। हाँ, बस एक नया लेबल मिल जाएगा। दूसरा रास्ता गांधी जी का है, नैतिक बदलाव का, दिल बदलने का। सही। और तीसरा, जो सुनने में शायद सबसे अजीब लगे, हाँ, वो है टेक्नोलॉजी, एक फ्लश टॉयलेट। 1 मिनट, एक टॉयलेट? मतलब धर्म और सामाजिक सुधार जैसी बड़ी बड़ी बातों के बाद समाधान एक मशीन में है। हाँ, ये तो बहुत ही अप्रत्याशित बात है। क्या आनंद मजाक कर रहे थे या इसमें कोई गहरा मतलब था? बिल्कुल, यही तो इसकी खूबसूरती है। आनंद शायद ये कह रहे थे कि जब तक हम नैतिक बदलाव का इंतजार करेंगे, तब तक पीढ़ियां निकल जाएंगी। सही बात है। लोगों के दिल और सदियों पुरानी सोच को बदलना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी वो किसी के धर्म या जाति को नहीं देखती। एग्जैक्टली, वो बस काम करती है। अगर फ्लश टॉयलेट आ जाए तो मैला ढोने का काम ही खत्म हो जाएगा, और जब काम ही नहीं रहेगा तो उस काम से जुड़ी अशुद्धता का क्या होगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, लगभग मार्क्सवादी सोच है कि समाज का ढांचा बदलने के लिए उसके काम करने का तरीका बदल दो। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब नैतिक क्रांति का इंतजार करने के बजाय एक व्यवहारिक क्रांति ले आओ। ये 1935 के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। बहुत ज्यादा। और आनंद किसी एक समाधान को सही नहीं ठहराते। वो इन तीनों विकल्पों को बाखा और पाठक के सामने रखकर छोड़ देते हैं। मतलब वो किसी विचारधारा के गुलाम नहीं थे। नहीं, वो एक मानवतावादी लेखक थे जो हर संभव रास्ते की तलाश कर रहे थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हम उस सवाल पे वापस आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। हाँ, एक लड़के के एक दिन की यह कहानी इतनी खास क्यों है? ये खास इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ बाखा की कहानी नहीं है। ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है
जिन्हें इतिहास में कभी आवाज नहीं दी गई। अनटचेबल एक नॉवेल से ज्यादा एक सामाजिक दस्तावेज है, एक विरोध पत्र है। इसने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को सिर्फ मनोरंजन के दायरे से निकालकर सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली औजार बना दिया। और इसकी भाषा भी सीधी, सरल लेकिन चोट करने वाली। बिल्कुल कोई भारी भरकम शब्द नहीं। बिल्कुल। आनंद ने अंग्रेजी को भारतीय बना दिया। उन्होंने पंजाबी के शब्द, गालियां और मुहावरे इस्तेमाल किए ताकि भाषा जमीन से जुड़ी लगे। हाँ। कुछ आलोचक कहते हैं कि इसमें समाधानों को बहुत सरल तरीके से पेश किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से इस नॉवल की असली ताकत उसके यथार्थवादी चित्रण और उसकी भावनात्मक गहराई में है, जो आज भी किसी को भी झकझोर कर रख देती है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। उपन्यास टेक्नोलॉजी को, यानी एक फ्लश टॉयलेट को, एक गहरी सामाजिक व्यवस्था से मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करता है। जी। तक उन सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकती है जिनकी जड़ें असल में हमारे पूर्वाग्रहों और समाज के ढांचे में हैं। बहुत जरूरी सवाल है। क्या सच में एक ऐप या एक मशीन सदियों पुरानी नफरत को मिटा सकती है?